आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन पर। और आज हम आपके लिए अनपॉज्ड नाम की एक फिल्म की कहानी लेकर आए हैं। ये फिल्म 18 दिसंबर 2020 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb पे 7.1 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10। ये एक एंथोपोलॉजी है और इसमें आपको 5 अलग अलग कहानियां देखने को मिलेंगी। इन सब कहानियों में कमाल की बात यह है कि ये सारी की सारी कहानियां इस बात पर बेस्ड हैं कि कोविड-19 ने हम सब लोगों की जिंदगी को किस तरह से प्रभावित किया है। इस लिस्ट में हमारी पहली कहानी है ग्लिच। कहानी की शुरुआत में हम आहान को देखते हैं जो कि एक खाली रेस्टोरेंट में किसी का इंतजार कर रहा है। थोड़ी ही देर में वहां आयशा नाम की एक लड़की आती है और हमें पता चलता है कि आहान और आयशा डेट पर आए हैं। आहान जहां देखने में एक इंट्रोवर्ट लड़का लग रहा है, वहीं आयशा बहुत ज्यादा बोल्ड है। आयशा के पूछने पर आहान उसे बताता है कि वो इस जगह पे कुल मिलाकर 193 डेट्स पर आ चुका है। साथ ही हमें वो कहानी में कुछ अजीब चीजें बताते हैं, जैसे कि 10 सालों से वैलेंटाइंस डे को बैन किया गया है। बातों ही बातों में आयशा आहान को बताती है कि उसका IQ 164 है। अभी वो उसे कोविड-19 के वैक्सीनेशन के बारे में बता ही रही होती है कि हम देखते हैं कि आहान चौंक कर वहां से भाग जाता है। जैसे ही अचानक आहान रेस्टोरेंट से गायब हो जाता है, हमें पता चलता है कि असल में एक वर्चुअल डेट थी। आहान जैसे ही उस वर्चुअल कॉल से बाहर आता है, वो अपनी बॉट माला से बात करता है। वो माला से कहता है कि सिस्टम में शायद कोई ग्लिच है क्योंकि आयशा एक वॉरियर थी। ये जानते हुए भी कि आहान एक हाइपो है, डेटिंग साइट कैसे उसे एक वॉरियर के साथ पेयर कर सकती है। तो हम आपको बता दें गाइस कि हाइपो ऐसे लोग हैं जिन्हें हमेशा अपनी हेल्थ के बारे में फिक्र होती रहती है और वो हमेशा डरे रहते हैं। तो वहीं इस कहानी में वॉरियर्स उन लोगों को कहा गया है जो कि डॉक्टर्स हैं। आहान और आयशा ऐसे एक वक्त में रह रहे हैं जहां कोविड-30 चल चुका है। कोविड-19 के वैक्सीनेशन के सब ह्यूमन ट्रायल्स फेल हो चुके हैं और अब लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते। आहान जितना हो सके आयशा को इग्नोर करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे अपनी हेल्थ की काफी ज्यादा फिक्र है। लेकिन एक दिन हम देखते हैं कि अचानक से आहान के टेस्ट बड्स डेड हो जाते हैं। उसे लगता है कि वो कोविड पॉजिटिव है क्योंकि एक दिन उसने घर में आए हुए एक सर्टिफिकेट को बिना सैनिटाइज करे हुए ही रख दिया था। आहान एक हाइपो है और उसके बुलाने पर कोई भी डॉक्टर नहीं आएगा, इसलिए उसे ख्याल आता है आयशा का। आहान माला को आयशा को कॉल लगाने के लिए कहता है। आयशा आहान का कॉल देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन फिर भी वो उसकी कॉल पिक करती है। जब आयशा आहान की कॉल उठाती है तब हमें समझ में आता है कि आयशा असल में म्यूट है। वो आहान से वीडियो कॉल पर साइन लैंग्वेज में बात करती है, जिसके बारे में कि आहान को कुछ भी समझ में नहीं आता। अब आहान कुछ दिन बाद दोबारा आयशा को कॉल करता है और हम देखते हैं कि आहान ने और बाकी चीजों के साथ साथ अब साइन लैंग्वेज का भी कोर्स कर लिया है। ये देखकर आयशा को बहुत ज्यादा क्यूट लगता है और उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। इसी तरह से हम देखते हैं कि आयशा और आहान की दोस्ती बढ़ती जाती है और वो दोनों कई बार वर्चुअल डेट्स पे जाते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से ऐसा कुछ होता है कि आयशा आहान की कॉल्स देना बंद कर देती है। आहान को ये बात जानकर बहुत ज्यादा दुख होता है कि आयशा ने एक बार भी बिना कुछ बताए ऐसे कैसे उसकी कॉल्स उठाना बंद कर दिया। 6 दिन बाद जब आहान माला से बात करता है तो माला उसे बताती है कि इस बात की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आयशा मर चुकी है। ये बात सुनकर आहान को काफी ज्यादा दुख होता है और अपनी हाइपो वाली इमेज साइड में रख के वो आयशा के घर जाने की सोचता है। आहान डरते डरते आयशा के घर पहुंचता है और वहां वो देखता है कि आयशा काफी ज्यादा सदमे में होती है। असल में आयशा के भाई निखिल की मौत हो चुकी होती है, जो कि उसका इकलौता फैमिली मेंबर था। और आयशा आहान से प्यार जरूर करती थी, लेकिन वो इस तरह के वर्चुअल रिश्ते में नहीं रहना चाहती थी। आहान जब आयशा की बातें सुनता है तो उसे समझ में आता है कि मौत के डर से उसने जीना ही छोड़ दिया था। जैसे ही आयशा पीछे मुड़ती है, वो देखती है कि आहान ने अपना सूट उतार दिया है और अपने डर को भी छोड़ दिया है। आहान आयशा को प्रपोज करता है और वो दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। इसी लिस्ट में हमारी दूसरी कहानी है द अपार्टमेंट। कहानी की शुरुआत देविका खन्ना नाम की एक औरत से होती है, जिसका किरदार ऋचा चड्ढा ने निभाया है। हम देखते हैं कि देविका पंखे से फांसी लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तभी अचानक से दरवाजे पर बेल बजती है। मिसेस खन्ना जाकर दरवाजा खोलती हैं और वहां उन्हें एक अनजान लड़का खड़ा दिखाई देता है। उनके पूछने पर वो बताता है कि उसने नीचे वाले फ्लैट में हाल ही में शिफ्ट किया है, इसीलिए वो हेलो बोलने आया था। लेकिन देविका उसे कहती है कि उसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। वो लड़का फिर भी इंसिस्ट करता है और मिसेस खन्ना से कहता है कि उसे प्यास लगी है और उसके घर में फ्रिज नहीं है, इसलिए अगर वो उसे ठंडा पानी पिला दे तो उनकी बहुत मेहरबानी होगी। देविका घर के अंदर जाती है और पानी लेकर आती है। वो लड़का पानी पीते पीते उनसे बातें करना शुरू करता है और उन्हें बताता है कि उनकी बालकनी में जो गमले पड़े हैं उनसे पानी लीक हो रहा है, जो कि उसके फ्लैट में नीचे आ रहा है, इसलिए उन्हें उन गमलों की पोजीशन चेंज कर देनी चाहिए। देविका बहुत गुस्से में दरवाजा बंद करती है और उसे कहती है कि वो गमलों की पोजीशन चेंज कर देगी और उसे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी हमें फ्लैशबैक की कहानी दिखाई जाती है, जहां देविका अपने पति साहिल खन्ना के बारे में सोचती है, जिनकी भूमिका सुमित व्यास ने निभाई है।
देविका साहिल को कन्फ्रंट कर रही है कि उसके अगेंस्ट ऑफिस में बहुत सारे सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस आए हैं। साहिल अपने आप को डिफेंड करता रहता है, लेकिन देविका उसे बताती है कि उसे एचआर का भी कॉल आया था, जहां उन्होंने बताया कि किस तरह से 5-6 लड़कियों ने उसके अगेंस्ट सेम कंप्लेंट की है। जब देविका रोहन को बार बार इस चीज के लिए कन्फ्रंट करने लगती है तो साहिल उसे बहुत गुस्से में बोलता है कि अगर तुम चाहती तो मुझे रोक सकती थी, है ना, तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। साहिल के ऐसा बोलते ही हम देविका के फेस पे एक गिल्ट वाला एक्सप्रेशन देखते हैं और हमें ये समझ में आता है कि इस बारे में देविका कहीं ना कहीं पहले से ही जानती थी, लेकिन सब जानने के बाद भी देविका ने कुछ नहीं किया। इसके बाद हम देखते हैं कि देविका के घर के बाहर अचानक से गार्ड आ जाता है और वो देविका से उसकी वेलबींग के बारे में पूछने लगता है। देविका को ये सुन के काफी ज्यादा अजीब लगता है कि आखिरकार गार्ड उसके यहाँ क्यों कुछ पूछने आएगा, लेकिन देविका अपने दुख में इतना ज्यादा डूब चुकी है कि उसे ये चीजें ज्यादा बॉदर नहीं करती। देविका जब अपना लैपटॉप खोलती है तो हम देखते हैं कि वहाँ उसने अपना और अपने पति का बहुत खुश वॉलपेपर लगाया है, लेकिन तभी उसे वहाँ एक वीडियो का पॉपअप आता है जिसे देख कर के उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। उसे त्रिशा नाम की एक लड़की की वीडियो आती है जो कि साहिल के साथ काम करती थी। उस वीडियो में वो बताती है कि किस तरह से साहिल उसे सेक्सुअली असॉल्ट करता था। एक बार फिर से हम देखते हैं कि देविका दोबारा वही फांसी लगाने वाली कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो हवा में लटकने वाली होती है हम फिर से देखते हैं कि डोर की बेल बजती है और इस बार भी वही सेम लड़का दरवाजे पे खड़ा होता है। देविका को अब उस लड़के पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे गुस्से में कहती है कि मैं गमले हटा दूंगी, लेकिन वो लड़का इंसिस्ट करता है कि वो अंदर आए और खुद से उन गमलों को हटाए। देविका बहुत ही गुस्से में दरवाजा बंद करती है और गार्ड को कॉल करती है। वो गार्ड से कहती है कि 901 में जो लड़का शिफ्ट हुआ है उस लड़के को प्लीज आप बता दो कि मैं गमले हटा दूंगी, इसीलिए वो मुझे बार बार परेशान करना बंद कर दे। लेकिन गार्ड ऐसा कुछ कहता है जिसके बाद कि देविका थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है। गार्ड देविका को बताता है कि उस रूम में तो 1 साल से कोई नहीं रह रहा। देविका इसी बारे में सोचते हुए अपने कमरे की बालकनी की तरफ जाती है, लेकिन जब वो सामने की तरफ देखती है तो उसे सामने वाले फ्लैट में वही लड़का दिखाई देता है। वो गुस्से से बौखला जाती है और उसे ये लगता है कि शायद वो लड़का कोई स्टॉकर है। वो नीचे वाली बिल्डिंग के गार्ड के पास जाकर ये कहती है कि उस लड़के को नीचे बुलाए। वो लड़का भागते हुए नीचे आता है और देविका उसे पुलिस की धमकी देती है। वो लड़का देविका की सारी बातें शांति से सुनता है और बाद में उसे कहता है कि वो जो कुछ भी करने जा रही थी वो सही नहीं था। उसके किसी अपने ने भी यही कदम उठाया था और अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसने अपनी खिड़की से जब देविका को ऐसा कुछ करते हुए देखा तो उससे रुका नहीं गया। वो ये चाहता था कि उसके अपने के लिए जो काम किसी और ने नहीं किया वो काम देविका के लिए करेगा। साथ ही वो लड़का देविका से कहता है कि जब वो फांसी लगाने वाली थी तो उसने डोरबेल बजाई थी। देविका मरना छोड़कर दरवाजा खोलने आई थी, जिसका मतलब ये था कि अभी वो मरने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी उसके अंदर जीने की एक उम्मीद बची है और उसे उस उम्मीद के लिए जीना चाहिए। जाते हुए वो देविका से एक ही बात कहता है कि आप कर सकती हैं मिसेस खन्ना। क्योंकि ये सब कोविड-19 के दौरान हो रहा है, इसलिए देविका के पास कोई भी मिलने नहीं आ सकता। इमोशनली वो जो कुछ भी फील कर रही है उसे अपने आप से खुद ही लड़ना होगा। इसीलिए वो घर पर जाती है और उस लड़के की बोली हुई बातों के बारे में सोचती है। फाइनली वो कंपनी के लॉयर और अपने पति को कॉल पर लेती है। वो वीडियो कॉल पर दोनों को ये बताती है कि अब वो लीगल एक्शन लेना चाहती है। वो चाहती है कि वो सबकी सब लड़कियां लीगल जाएं और इस चीज का लीगल तरीके से सोल्यूशन निकले। उसका पति और वो लॉयर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन देविका किसी की भी एक नहीं सुनती और वो साहिल से बस एक बात कहती है कि वो भले ही उसे तब ना रोक पाई हो, लेकिन अब वो उसे रोक कर रहेगी। ऐसा करने के बाद देविका अपने लैपटॉप का वॉलपेपर चेंज करती है और अपनी एक खुश फोटो उस पर लगाती है। वो पंखे के ऊपर से वो दुपट्टा उतारती है और उस दुपट्टे को ओढ़कर बालकनी में जाती है। सामने वाली बालकनी में उसे वही लड़का खड़ा दिखाई देता है और वो अपने पौधों को पानी दे रहा होता है। जब वो देविका को वो दुपट्टा ओढ़े हुए देखता है तो वो समझ जाता है कि अब देविका ने सुसाइड करने का ख्याल छोड़ दिया है। दोनों एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर देखते हैं और इसी के साथ हमारी कहानी यही खत्म हो जाती है। इसी लिस्ट में हमारी तीसरी कहानी है रटाटट। कहानी की शुरुआत में हम अर्चना जी को देखते हैं जो अपने पड़ोसियों से बहुत ज्यादा नाराज हैं। जी हाँ, ये लॉकडाउन का वही टाइम था जब हम सब भी अपने पड़ोसियों से परेशान थे क्योंकि वो घर पे बैठ के थालियां बजा रहे थे। अर्चना जी पुलिस को कॉल करती हैं और उन्हें कहती हैं कि वो एक सीनियर सिटीजन है और उनका एक पड़ोसी बार बार थाली बजाकर उन्हें परेशान कर रहा है। क्योंकि अर्चना जी इसी तरह की कंप्लेंट्स पुलिस के पास बार बार करती रहती हैं, इसलिए पुलिस वाले उन्हें डांटकर उनका ही कॉल काट देते हैं। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है प्रियंका नाम की एक लड़की की, जो कि बहुत ज्यादा झल्ली है। लॉकडाउन में घर ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर भी किसी तरह से उसे ये फ्लैट मिल जाता है जो कि अर्चना जी के फ्लैट के पास था। अर्चना जी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं और वो प्रियंका को भी एक चीज की खास हिदायत देती हैं कि वो शोर न मचाए।
लेकिन आधी रात को जब अर्चना जी सोने की कोशिश करते हैं तभी हम देखते हैं कि प्रियंका जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। एक बार जब वो चिल्लाती है तो अर्चना जी बाहर जाती हैं और उसे डांटती हैं। इसी बात पर प्रियंका कहती है कि उसके रूम में एक चूहा है और उसे चूहों से बहुत ज्यादा डर लगता है। अर्चना जी के डांटने के बाद प्रियंका रूम में चली तो जाती है, लेकिन अभी अर्चना जी की आंख भी नहीं लगी होती कि प्रियंका फिर से चिल्लाना शुरू कर देती है। इस बात पर अर्चना जी इतनी ज्यादा परेशान हो जाती हैं कि वो प्रियंका से कहती हैं कि वो एक रात के लिए उनके घर पे सो सकती है, लेकिन उसे चुप रहना होगा। अब प्रियंका थोड़ा सा सामान लेकर अर्चना जी के घर आ जाती है और वो लोग चूहे को निकालने का बंदोबस्त भी कर देते हैं। धीरे धीरे हम देखते हैं कि दोनों की आपस में अच्छी बातचीत होने लग जाती है और दोनों ही एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करने लगती हैं। जहां प्रियंका अर्चना जी को अपने बारे में कुछ बातें बताती हैं, वहीं अर्चना जी भी अपने बारे में प्रियंका को कुछ कुछ चीजें बताती हैं। वो बताती है कि किस तरह से विनय नाम के एक इंसान से उनकी लव मैरिज हुई थी। ये वो वक्त था जब अर्चना जी बहुत ज्यादा सुंदर होने के साथ साथ बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट भी थी। शुरुआत का वो वक्त काफी ज्यादा सुहाना रहा, लेकिन धीरे धीरे उनके और विनय के झगड़े होने लगे। उनका ईगो इतना बड़ा था कि उन्होंने विनय को कभी माफ नहीं किया। उनकी बड़ी दीदी उन्हें कॉल करके बार बार ये बताती रहती थी कि विनय को तुम्हारी जरूरत है और वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन अर्चना जी ने अपने ईगो के चलते कभी भी विनय को माफ नहीं किया। फिर अर्चना जी बताती हैं कि एक दिन उन्हें फोन आया और उन्हें पता चला कि किसी वजह से विनय की मौत हो गई है। और अर्चना जी कहती हैं कि उस दिन वो लड़ाई तो जीत गई, लेकिन उस लड़ाई में उन्होंने विनय को खो दिया। उसके बाद से ही अर्चना जी ने गाना बंद कर दिया था और वो काफी ज्यादा खड़ूस सी हो गई थी। लेकिन अगली सुबह जब प्रियंका उठती है तो वो देखती है कि बारिश हो रही है और उस बारिश में अर्चना जी गाना गा रही हैं। उनके गाना गाने के दौरान ही प्रियंका के रूम से वो चूहा भी बाहर निकल आता है। अर्चना जी प्रियंका से कहती है कि उसे भागकर दरवाजा बंद करना चाहिए। प्रियंका बिना कुछ सोचे समझे दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन वो दरवाजे की चाबियां अंदर ही भूल जाती है। क्योंकि अब दोनों की काफी ज्यादा गहरी दोस्ती हो चुकी है, इसलिए दोनों एक दूसरे को देखकर जोर जोर से ठहाके मारकर हंसना शुरू कर देती हैं। इसी लिस्ट में हमारी अगली कहानी है विषाणु, जो कि मेरी सबसे फेवरेट कहानी है। कहानी की शुरुआत में हम मनीष नाम के एक इंसान को देखते हैं जो कि अपने और अपने परिवार के लिए घर जाने का बंदोबस्त कर रहा है। क्योंकि लॉकडाउन हो चुका है और कोविड-19 की वजह से ट्रेन्स वगैरह नहीं चल रही, इसलिए वो लोग जो किसी दूसरे शहर में फंस गए हैं उनके लिए उस शहर से निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। मनीष के सामने अचानक से एक एम्बुलेंस आके खड़ी होती है और वो उस एम्बुलेंस वाले से कहता है कि उसे प्रकाश नाम के किसी इंसान ने भेजा है। एम्बुलेंस वाला उसे अंदर बिठा देता है और उसे कहता है कि वो पर सवारी 14,000 रुपए लेगा। अगले सीन में हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई देती है जहां हम मनीष को जाते हुए देखते हैं। हम देखते हैं कि मनीष बहुत जोखिम उठाकर एक फ्लैट की बालकनी में कूदता है। जैसे ही वो अंदर जाता है उसे अपनी बीवी सीमा दिखाई देती है जो कि एक स्टोव पर खाना बना रही है। असल में ये फ्लैट मनीष के मालिक का था जिनके यहाँ की वो काम किया करता था। क्योंकि अब वो शहर में नहीं थे और शहर के बाहर थे, इसलिए वो अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ वहाँ रह रहा था। वो जैसे ही घर आता है वो अपनी बीवी सीमा से पूछता है कि उनका बेटा कहाँ है, जिस पर कि सीमा उसे बताती है कि शायद वो बालकनी में खड़ा है। ये सुनकर मनीष अचानक से परेशान हो जाता है और भागते हुए अपने बेटे को खींचकर अंदर लाता है। वो उसे कहता है कि उसने उससे कितनी बार कहा है कि उसे बालकनी में नहीं जाना है, क्योंकि अगर उसे किसी ने देख लिया तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। डिनर के दौरान मनीष प्रकाश को दोबारा कॉल करता है और उसे कहता है कि उसे उसके बचे हुए पैसे दे देने चाहिए ताकि वो अपनी फैमिली को यहाँ से ले जाए। प्रकाश उसकी बातों को टालता रहता है और कहता है कि वो पैसों का बंदोबस्त कर रहा है। प्रकाश मनीष से पूछता है कि इस दौरान वो अपनी फैमिली के साथ कहाँ रह रहा है, जिस पर मनीष प्रकाश से झूठ बोलता है और कहता है कि वो अपने मामा के बेटे के यहाँ रह रहा है, लेकिन वो यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह सकता। मनीष की पत्नी सीमा उसे कहती है कि उन दोनों को भी अपने बेटे के साथ पैदल निकल जाना चाहिए था, जिस पर मनीष कहता है कि राजस्थान मुंबई से बहुत ज्यादा दूर है और उन दोनों के लिए पैदल जाना बहुत मुश्किल होगा। सीमा मनीष से कहती है कि उनका राशन भी बहुत ज्यादा लिमिटेड रह गया है और वो ज्यादा दिन इस फ्लैट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, जिस पर कि मनीष कहता है कि वो कुछ ना कुछ इंतजाम करने की कोशिश कर रहा है और जल्द ही कुछ हो जाएगा। हम एक बहुत ही अनयूजुअल सी चीज देखते हैं जहां हम देखते हैं कि मनीष और सीमा आधी रात को अपने मालिक के घर में एक टिकटॉक वीडियो बनाते हैं। वो उस वीडियो को पोस्ट कर देते हैं जो कि वायरल भी हो जाती है। सीमा एक दिन घर से बाहर जाती है और हम देखते हैं कि वो एक मंदिर के बाहर से गुलाब के फूल चुरा रही थी। असल में उसने मैगजीन में एक स्पा की फोटो देखी थी और उसे टब में नहाना था जो कि गुलाब की पंखुड़ियों से भरा हुआ हो। जब वो वहां से निकल रही होती है तो उसे गाड़ी में कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि उसे खाना ऑफर करते हैं। खाना देने के बाद वो उससे एक सवाल करते हैं कि कौन सा शहर उसे ज्यादा अच्छा लगता है, मुंबई या उसका होम टाउन। इस पर सीमा कहती है कि वही शहर अच्छा होता है जो कि उन्हें खाना दे सके, यानी कि उसे मुंबई ज्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद सीमा घर जाती है और टब को गुलाब की पंखुड़ियों से भर देती है।
वो उस टब में लेटकर बहुत खुश महसूस करती है। जब सीमा टब में लेटी थी तो हम देखते हैं कि उनका बेटा उसका फोन चला रहा था। उस फोन पर जैसे ही प्रकाश की वीडियो कॉल आती है, हम देखते हैं कि उसका बेटा वो वीडियो कॉल उठा लेता है। प्रकाश को जैसे ही पता लगता है कि वो लोग अपने मालिक के घर में रह रहे हैं, वो मनीष को कॉल करके उसे बहुत खरी खोटी सुनाता है। कॉल खत्म होने के बाद वो भागते हुए अपने घर वापस आता है। जैसे ही सीमा सज सवर के बाथरूम से बाहर आती है, वो देखती है कि मनीष और उसका बेटा सामान बांध रहे हैं। उसके चेहरे की मुस्कान और चमक मानो एकदम से खत्म हो जाती है। वो अपने पति से बिना कुछ भी सवाल किए अपने खुले हुए बालों को बांधने लगती है। वो आधी रात को ही अपना पूरा सामान सर पर उठाकर राजस्थान पैदल जाने लगते हैं। जैसे ही उन्हें सड़क पर पुलिस का सायरन दिखाई देता है, वो सब अपना मुंह ढक लेते हैं। सिर्फ उनके बेटे ने मास्क पहना है और उन दोनों के पास मास्क नहीं है। आखिर में हमें उस फ्लैट की कुछ तस्वीरें दिखाई जाती हैं, जहां हम देखते हैं कि वो फ्लैट अब बिल्कुल सुनसान पड़ा है, जिस पर हम बस एक ही टिप्पणी कर सकते हैं कि कुछ लोगों के पास इतना ज्यादा कुछ है कि उन्हें उसकी जरूरत नहीं है, और कुछ लोगों के पास उतना भी नहीं है जितना उनकी जरूरत के लिए चाहिए। इसी कड़ी में हमारी 5वीं और आखिरी कहानी है चांद मुबारक। कहानी की शुरुआत उमा नाम की एक औरत से होती है, जो कि सड़क के बीचों बीच खड़े होकर पुलिस के साथ बहस कर रही है। पुलिस वाले उसे डांट रहे हैं कि उसे कर्फ्यू में इस तरह से बाहर नहीं आना चाहिए, लेकिन उमा इस बात पर अड़ी हुई है कि उसे ये दवाई चाहिए और उसे बाहर जाना ही पड़ेगा। बहुत ज्यादा देर बहस करने के बाद पुलिस वाले उसकी बात मान जाते हैं और उसके लिए एक ऑटो बुलाते हैं। उमा कहती है कि वो इस डिस्टेंस तक पैदल चली जाएगी, क्योंकि वो ऑटो में ट्रैवल नहीं कर सकती। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि या तो उसे ऑटो में जाना पड़ेगा या फिर उससे घर जाना पड़ेगा। इस बात पर उमा जाती है और चुपचाप ऑटो में बैठ जाती है। ऑटो में बैठते ही हम उसके चेहरे पर एक डिस्गस्ट वाले एक्सप्रेशंस देख सकते हैं कि उसे ऑटो देखकर कितना गंदा लग रहा है। इसीलिए वो वाइप्स निकालकर ऑटो साफ करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी हम रफीक की आवाज सुनते हैं, जो कि ऑटो ड्राइवर है। वो उमा से कहता है कि वो अपना ऑटो रोज साफ करता है और वो निश्चिंत होकर उसमें बैठ सकती है। ऑटो जैसे ही मेडिकल स्टोर पर पहुंचता है और उमा बाहर निकलने की कोशिश करती है, हम देखते हैं कि ऑटो से निकलते वक्त उसके गर्दन में मोच आ जाती है। इस पर रफीक कहता है कि वो उसकी मदद कर सकता है। वो पैसे और मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लेता है और उसके लिए दवाइयाँ ले आता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि वो दवाइयाँ देने के साथ साथ उसे छुट्टे पैसे भी वापस देता है, यानी कि वो बहुत ज्यादा ईमानदार इंसान है। जब रफीक उमा को उसकी बिल्डिंग के बाहर छोड़ता है, तो वो साथ ही उसे अपना कार्ड भी दे देता है, क्योंकि उमा एक सीनियर सिटीजन है और वो उसे कहता है कि अगर उसे कभी भी उसकी जरूरत हो तो वो उसे बाहर बुला सकती है। उमा रफीक का कार्ड अपने पास रख लेती है और उसे वो एक दिन बाहर बुलाती है, क्योंकि उसे कुछ ग्रोसरी की शॉपिंग करनी थी। अब वो पहले की ही तरह ऑटो में बैठी रहती है और रफीक को कॉल पर ले लेती है। कॉल पर वो रफीक को डिक्टेट करती रहती है कि उसे क्या क्या सामान चाहिए। उमा अब कहीं ना कहीं रफीक को पसंद करना शुरू कर देती है, इसीलिए वो धीरे धीरे उससे बातचीत करने लगती है। रफीक उमा को अपने परिवार के बारे में बताता है, तो वहीं उमा भी उसे बताती है कि उसका एक ही भाई था, उमेश, और उसके अलावा उसका और कोई परिवार नहीं। उमा और उमेश दोनों जुड़वा भाई बहन थे और दोनों ही मिलकर काफी मस्ती किया करते थे। बातों ही बातों में उमा उसे बताती है कि वो और उमेश मीठी सिगरेट्स पिया करते थे और उन्हें वो काफी ज्यादा पसंद थी। दोनों का वक्त काफी अच्छा कट रहा होता है और दोनों ही एक दूसरे को काफी पसंद करने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि दोनों की बातों में मतभेद होने लगते हैं, और बातों ही बातों में रफीक उमा को इस बारे में सुना देता है कि वो अकेले ही रहती है और इस तरह की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती। उमा को ये बात काफी ज्यादा चुभ जाती है और वो जैसे ही अपनी बिल्डिंग के बाहर उतरती है, वो उससे बात करना बंद कर देती है। रफीक को अपनी गलती का एहसास होता है और एक दिन वो उमा की बिल्डिंग के बाहर आता है। वो उमा के बिना कहे ही उसके लिए दवाइयाँ लेकर आया था। उमा वो पैकेट पकड़ लेती है, लेकिन बिना बात किए ही वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो लिफ्ट में जाती है और पैकेट खोल के देखती है, तो उसे वहाँ वही सिगरेट का डब्बा दिखाई देता है जो कि वो और उसका भाई पिया करते थे। ये देखकर अब उमा की आंखें भर आती हैं और वो जाकर रफीक को रोक लेती है। क्योंकि उसके कमर में और गर्दन में प्रॉब्लम थी, इसीलिए वो रफीक से कहती है कि क्या इस शहर में कोई सीधा रोड है जहाँ कोई जंप ना हो। इस पर रफीक उसे एक सीधे रोड पर राइड पर ले जाता है। दोनों बहुत अच्छा वक्त साथ में गुजारते हैं। तो वहीं वो वक्त आ जाता है जब रफीक को अपना रोजा खोलना था। रफीक ऑटो साइड में लगाकर अपना रोजा खोलने लगता है और उमा को भी रोजा खोलने के लिए बुलाता है। दोनों ही साथ में खजूर खाते हैं और अपना रोजा खोलते हैं और काफी अच्छा वक्त साथ में बिताते हैं। उमा अब रफीक को बीच पर ले जाती है और उसे बताती है कि उसे दिन का ये वक्त सबसे अच्छा लगता है। साथ ही वो उसे बताती है कि अब वो इतना अकेला इसलिए महसूस करती है क्योंकि पिछले महीने ही उसके भाई उमेश की मौत हो गई थी। कोरोना की वजह से वो उसे मिलने नहीं जा सकी और बिना देखे ही उसे विदा करना पड़ा। इसलिए उसे ये बात बहुत ज्यादा खाती है और उसे अकेलापन भी बहुत परेशान करता है। अब रफीक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी गलती का एहसास होता है।
उमा अब अपने बैग में से एक फ़ोन निकालती है और उसे वो फ़ोन गिफ्ट करती है। रफ़ीक वो गिफ्ट लेने से इनकार कर देता है, लेकिन उमा उसे कहती है कि इस स्मार्टफ़ोन के ज़रिए वो अपनी फैमिली को रोज़ देख पाएगा। रफ़ीक के बार बार मना करने पर उमा उसे कहती है कि ये फ़ोन उसकी ईदी है और ये फ़ोन उसे और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी उमा दीदी दे रही है। उमा इतना कहकर और उसे फ़ोन देकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन सीन के आखिर में हम उमा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि रफ़ीक इस बात को रियलाइज़ करता है कि दुनिया में कितने अच्छे लोग हो सकते हैं। इस कहानी का जो मुझे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट लगा वो ये था कि सब एक्टर्स एक से बढ़कर एक थे और अगर आप चाहें भी ना तब भी एक भी सीन में 1% भी गलती नहीं निकाल सकते। जैसे कि मैंने आपको कहानी की शुरुआत में ही बताया था कि ये सब की सब कहानियां कोविड-19 पर बेस्ड हैं, तो इस फिल्म में हर एक क्लास को इंक्लूड किया गया है। जैसे कि अगर मैं ग्लिच की बात करूं तो हमें भविष्य के बारे में बताया गया है कि अगर कोविड रहा तो हमारा फ्यूचर कैसा होगा। तो वहीं द अपार्टमेंट ऐसे लोगों के बारे में बताती है जो कि इमोशनली कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। रटाटट जहां सीनियर सिटीजन्स पर बेस्ड है तो वहीं विषाणु ऐसे लोगों पर बेस्ड है जो कि फाइनेंशियली इतने ज्यादा स्टेबल नहीं थे। ईद मुबारक ऐसे लोगों पर जो कि वर्किंग क्लास थे जिन्हें की काम करना पड़ा और अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ा। तो अगर हम एक एक करके हर कहानी की बात करें तो द ग्लिच हमें बताती है कि हमारा फ्यूचर कितना खराब हो सकता है कोविड-19 की वजह से। तो वहीं द अपार्टमेंट से हमने सीखा कि जिंदगी ना जीने की 100 वजह हो सकती हैं, लेकिन जिंदगी को रीस्टार्ट करने के लिए और दोबारा जीने के लिए बस एक डोरबेल और एक सही इंसान ही काफी है। रटाटट का ये डायलॉग कि मैंने वो लड़ाई तो जीत ली लेकिन उसे जिंदगी भर के लिए खो दिया, इस चीज ने कहीं ना कहीं मेरा दिल छू लिया। तो अगर हमें लाइफ में किसी को माफ करना पड़े, किसी को सॉरी कहना पड़े, तो उस इंसान को खोने से कहीं ज्यादा बेहतर है, अनलाइक वो इंसान द अपार्टमेंट जैसा हो। अगर मैं विषाणु की बात करूं तो एक चीज ने मुझे बहुत परेशान किया कि कोविड-19 के दौरान कहीं ना कहीं हमारी पूरी जिम्मेदारी हमारे ही ऊपर थी। इतने ज्यादा टैक्सेस भरने के बाद और हर चीज पर एक्स्ट्रा टैक्सेस भरने के बाद भी गवर्नमेंट ने उन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं ली जो फंस गए थे। ये जानने के बाद भी कि लोग हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर पहुंच रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं आई थी। सो थैंक यू सो वेरी मच। हमें कमेंट्स में बताइएगा जरूर कि आपको हमारी ये कहानियां कैसी लगी। जैसे कि मैंने बताया कि विषाणु मेरी फेवरेट कहानी थी, आप मुझे बताइएगा जरूर कि आपकी फेवरेट कहानी कौन सी थी। कहीं ना कहीं इस फिल्म ने हर क्लास को कवर किया है, तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने इनमें से कौन सी प्रॉब्लम फेस की है। थैंक यू सो वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड।